हमने फ्लास्क में कुछ चीज़ें देखी थी। हमने रिग्रेशन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करके देखा था फ्लास्क के अंदर। अब हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, रिग्रेशन एल्गोरिथम होती है और क्लासिफिकेशन। तो हमने रिग्रेशन पे बात करी थी। रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, नंबर्स को प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर नंबर्स को प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो अब हमारे पास क्लासिफिकेशन में किस तरीके से होगा। क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाता है स्टेप कि हम क्लासेस को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखो एक डायग्राम बनी हुई है और उसमें कैटेगोरिकल आउटपुट्स हैं। अब हो सकता है हमारे पास एक क्लास ए हो, क्लास बी हो, और इसको अगर कंसिडर कर लें हम पास और फेल रेशो में। क्या हुआ, तो कनेक्ट का हो गया। अच्छा, 7-1 है। करो कनेक्ट जल्दी से। देखो हम डिस्कस कर रहे थे रिग्रेशन एल्गोरिथम, हमने पढ़ लिया, हमने सारे एल्गोरिथम डिस्कस किए थे। तो हमारे पास दूसरी कैटेगरी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम में ही क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की होती है। और सुपरवाइज क्या होता है, लेबल डेटा। हम अभी तक लेबल डेटा पे काम कर रहे हैं कि हम देते हैं एल्गोरिथम को डेटा और फिर वो ट्रेंड होके उस पर कुछ आउटपुट हमें प्रेडिक्ट करता है। तो यही चीज़ हमारे पास क्लासिफिकेशन में भी होती है। क्लासिफिकेशन में हमारा टारगेट वेरिएबल क्या होगा, क्लासेस होंगी। पहले नंबर था, एग्जाम स्कोर, हाउस प्राइस। अब क्लास है, अब ये क्लास ए क्लास बी एग्जाम्पल है। एक में सर्कल्स हैं और एक में ट्राइंगल। तो ये क्या है, ये क्लासेस हैं कि भाई एल्गोरिथम देख के बताए कुछ फीचर कि भाई आया कि ये सर्कल है या फिर ट्राइंगल। अब इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर डेटा ऐसा होगा इसका कि भाई हमारे पास राउंड है या फिर इसका साइज इतना है, गोल ये हमारे पास दूसरी चीज़ें, इसका वॉल्यूम इतना है। तो ये सब क्या होगा, फिर उससे प्रिडिक्ट करेगा कि भाई आया ये सर्कल है, सही। और अगर उसका शेप डिफरेंट है, कुछ और चीज़ें पैरामीटर्स डिफरेंट है, तो वो कहाँ चला जाएगा, क्लास बी में। और इसको हम उस एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं कि आया कि पास है, हमारे पास फेल है स्टूडेंट। तो अगर पास फेल का क्राइटेरिया बना दिया तो वो भी हमारे पास कहाँ आएगा, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में, सही। और अगर दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लें कि भाई हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उसमें हम ऐसी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई हमने ऑफ़र लगाई है, वो अभी एग्जाम्पल में भी आएगी हमारे पास, कि हमने ऑफ़र लगाना चाह रहे हैं। अब ऑफ़र किसको दोगे, अब मुझे बताओ कि भाई स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और उसमें एक स्टूडेंट इनरोल हो रहा है, एक स्टूडेंट नहीं हो रहा है इनरोल। तो ये क्या बन गई, क्लासेस बन गई। अब ऑफ़र मैं किसको दूंगा, जाहिर है किस चीज़ को दूंगा ऑफ़र, कौन से वाले स्टूडेंट को दूंगा, जो इनरोल हो रहा है या नॉट इनरोल्ड वाले। एप्लीकेशन में लाने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा एक स्टूडेंट इनरोल हो रहा है, तुमने एक विजिटिंग क्राइटेरिया बनाया हुआ है, विजिट कर रहा है फ्री ट्रायल पे, जैसे एप्लीकेशंस में होता है ना, फ्री ट्रायल दे रहे हैं। फ्री ट्रायल की बेसिस पे कोई इनरोल हो रहा है यूज़र और कोई नहीं हो रहा, कोई भी हो सकती है इंडस्ट्री। तो अब उसमें इनरोल्ड हो गया एक यूज़र, तो ऑफ़र उसको दोगे या नॉट इनरोल्ड वाले को दोगे, नॉट इनरोल्ड वाले को दोगे। तो क्लासेस क्या बन गई, इनरोल्ड और नॉट इनरोल्ड। एल्गोरिथम किस चीज़ पे काम कर रहा है कि भाई इनरोल्ड और नॉट इनरोल्ड। तो ये नंबर्स की बात ख़त्म हो गई, क्लासेस आ गई। तो यही क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होता है। यहाँ पर डेटा सेट भी हमारे पास एग्जाम्पल में इसी तरीके का होगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे पास प्रोसेस। सबसे पहला एल्गोरिथम क्या आता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में, देखो एक डिफरेंस है बस, याद तुम्हें आएगा कि कौन सा एल्गोरिथम है, एस वी सी। सपोर्ट वेक्टर पहले क्या होता था, रिग्रेसर होता था, अब क्या बन गया, क्लासिफायर। यानी कि जितने एल्गोरिथम है होंगे वही, लेकिन सिर्फ आखिर में क्या ऐड हो गया तुम्हारे पास, क्लासिफायर ऐड हो गया। तो यही हमारे पास लीनियर हो या लीनियर नहीं लगा हुआ उसका मतलब है सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। यहाँ एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज में क्या होगा कि हमें मेल और फीमेल में क्लासीफाई करना, सही। तो इमेजेस वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो क्लासिफिकेशन में ही फिट होती हैं, वो रिग्रेशन में नहीं आती। जब भी अगर कोई इमेज का काम अगर प्रेडिक्शन में हो रहा होता है तो वहाँ पर हमारे पास कौन सी कैटेगरी होती है, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम की। अब मेल फीमेल क्लासिफाई करना है तो जाहिर है ये इसका मॉडल का काम होगा कि वो ट्रेंड हो और मेल फीमेल को क्लासिफाई करे। अब देखो यहाँ पर क्या है, एसवी का काम होता है बाउंड्री खींचना। ये सिर्फ इस एल्गोरिथम का तरीक़ेकार है जो हमने सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर में भी पढ़ा था, कि ये बीच में क्या करता है, एक सेपरेशन लाइन बनाता है।
और सेपरेशन लाइन में क्या करता है, वो पॉसिबिलिटी देखता है कि क्लासेस को अलग कर दूं मैं, फीमेल वाले एक जगह मेल वाले एक जगह, ताकि मुझे आसानी हो, उस एल्गोरिथम को आसानी हो कि भाई हमारे पास क्या चल रहा है, कैसे क्लासेस आइडेंटिफाई होंगे। अब देखो लाइंस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तो वो ट्राई कर रहा है कि कहाँ लाइन बननी चाहिए। एसवीसी ट्राई करेगा कि कहाँ पर एक ऐसी लाइन बननी चाहिए जिस पे मैं हाइपर प्लेन बना सकूं। तो आप देखो यहाँ पर एक डिसाइड किया उसने डेटा के हिसाब से कि भाई ये लाइन है बेस्ट, और मैं क्या करता हूँ, इस पे सेपरेट करता हूँ अपने डेटा को। तो अब सेपरेशन कैसे होगी, सेपरेशन होगी डिस्टेंस से। वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा कि हमारे पास हमारा हाइपर प्लेन बड़ा कहाँ बनेगा, जहाँ बड़ा बनेगा वो उसको डिसाइड करेगा एज अ फाइनल हाइपर प्लेन। तो देखो दो हाइपर प्लेन बन रहे हैं, उसने क्या किया, यहाँ पर चार इमेजेस को कनेक्ट किया। इसका मतलब है क्या, सपोर्ट वेक्टर। यही होते हैं वो सपोर्ट वेक्टर जिसको कंसिडर कर रहा होता है, यानी कि तुम्हारे डेटा को ही वो क्या कहता है, सपोर्ट वेक्टर कहता है। पहले नंबर्स थे, अब क्लासेस आ गई हैं, तो उसने चार पिक्चर्स को क्या किया, एज अ सपोर्ट वेक्टर कंसिडर किया, और इसी पे वो हाइपर प्लेन क्रिएट करेगा। ये क्या है, ये जो लाइन बन गई है, ये तुम्हारा हाइपर प्लेन बन गया अकॉर्डिंग टू द सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर एल्गोरिथम। अब दूसरा देखो, दूसरी लाइन को भी चेक कर रहा है, सही। अब मैंने कहा था कि बड़े वाले को कंसिडर करेगा, अब बताओ ये किसको कंसिडर करेगा। दो चेक किए हैं इसने, दूसरे में भी सपोर्ट वेक्टर बनाया और पहले वाले में भी सपोर्ट वेक्टर्स बनाए, कौन सा करेगा। मैंने अभी एक पॉइंट मेंशन किया था ना कि भाई इस चीज को देखते हुए वो हाइपर प्लेन बनाएगा, यही हाइपर प्लेन है। कौन से वाले को बनाएगा हाइपर प्लेन, मैंने कहा था बड़ी बाउंड्री जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा होगा उसको कंसिडर करेगा। तो यहाँ किसका डिस्टेंस ज़्यादा है, कौन से वाले का, ब्लू वाले का, रेड, ब्लू वाले का। तो यहाँ पर देखो यही एग्जाम्पल आ गई, क्या डिनोट कर रहा है, P1 और P2, यानी कि दो हाइपर प्लेन है, उनके डिस्टेंस हैं, इसका बहुत छोटा है, इसका बड़ा है, तो यहाँ ये मार्जिन कहलाती है, और P2 इज ग्रेटर देन P1, तो फाइनल सिलेक्शन उसकी होगी कि भाई ये डिसाइड हो गया कि ये मेरा हाइपर प्लेन है। और मैं इसके हिसाब से, ये क्यों बनाया इसने, इसलिए कि भाई यहाँ क्लासेस अलग हो रही हैं, यहाँ अलग क्लास हो रही है, यानी कि प्रोडिक्शन के लिए हाइपर प्लेन एक बन गया। और इस पे तुम्हारे पास कुछ चीज़ें आएंगी, इसमें सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें ये सब नहीं है, ये फॉर्मूला क्या हो रहा है ये सब, सिर्फ ये पता होना चाहिए हाइपर प्लेन बना तुम्हारा, और दूसरा क्या हुआ, सपोर्ट वेक्टर्स। ये तुम्हारी इमेजेस जो हैं वो तुम्हारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं, सही। दूसरी क्या चीज़ हो सकती है, एक चीज़ बताओ, इस एल्गोरिथम की गलती क्या हो सकती है, क्या गलती हो सकती है। ये तो हमारे पास एक सक्सेस का केस है कि ये बिल्कुल सही क्लासिफाई कर रहा हूँ, हमेशा ऐसा थोड़ी होगा कि वो सही क्लासिफाई करे। क्या गलती हो सकती है कि मेल फीमेल की प्रेडिक्शन में क्या हो सकता है कि मैं एक इमेज दूं उसको और वो मुझे क्या दे, मैंने मेल की इमेज दी, तो उसकी गलती क्या होगी, वो फीमेल प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ऊपर देखो टाइटल क्या लिखा हुआ है, मिस क्लासिफिकेशन। मिस क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही है कि वो मिस क्लासीफाई कर रहा है, कि आया कि मैं कुछ दे रहा हूँ और वो प्रेडिक्ट कर दूसरी क्लास दे रहा है। तो यहाँ देखो इसके लिए इमेज हाईलाइटेड है कि ये कहाँ चली गई, ये वहाँ चली गई है फीमेल वाली इमेज, और मेल वाली इमेज यहाँ पर आ गई है। तो यही मिस क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसके लिए भी काम करता है। कैसे करता है, ऊपर लिखा हुआ है टाइटल, सॉफ्ट मार्जिन। और सॉफ्ट मार्जिन क्लासिफिकेशन किससे डिनोट होता है, ये होता है एप्सिलॉन, ये जो नज़र आ रहा है आई और जे, सही। तो ये कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं, ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास कैसे वो मिस क्लासिफिकेशन को करता है। अगर इंटरव्यू में ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं तो वो ये पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास कैसे मिस क्लासिफिकेशन होती है और कैसे डील करता है, तो वो इस तरीके से डील करता है, सही। तो यहाँ पर अब जो आगे चीज़ आ रही है, ये एल्गोरिथम की कहानी है। हमने पहले तो ये बताओ, रिग्रेशन का ज़रा रिवाइज करें कि हम उसमें कैसे चेक करते थे कि हमारा एल्गोरिथम सही चल रहा है, सही काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें होती थी उसके लिए, क्या क्या मैट्रिक्स होते थे। हमने मैट्रिक्स पढ़े थे ना कि भाई ये देखो तो इससे पता चलेगा,
ये आ रहा है, इससे पता चलेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्या होता था भाई? एरर वेरर भी आते थे ना, एरर कुछ आ रहे होते थे। एक्यूरेसी का तो याद होगा, एक्यूरेसी किससे निकालते थे? एक वो था ना, क्या वो तो याद रहता है। क्या लिखते थे, कौन सा फंक्शन था? स्कोर। स्कोर से पहले क्या आता है? अब तो आधा तो मैंने बता दिया, डैश से, डैश के बाद वाला पोस्ट फिक्स। एरर कौन कौन से होते थे? क्या हो गया, कुछ भी याद नहीं है क्या? कुछ तो याद होगा कि एरर कौन सा था। स्क्वाड। कुछ उससे पहले लगता था ना, स्क्वाड एरर से पहले क्या लगता था? हाँ। क्या? मीन स्क्वाड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एरर मैट्रिक्स थे ना सारे। और क्या था? स्कोर। R2 स्कोर, जिसको आर स्क्वायर। तो ये सब क्या थे, ये इससे हम चेक कर रहे थे रिग्रेशन को। सही है। क्लासिफिकेशन में बिल्कुल डिफरेंट कहानी होती है। देखो तुम्हें यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसके लिए सिर्फ ये याद रखो क्या बनती है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बनती है। और उससे हमें चीज़ें, उसमें 4 फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? पहला क्या लिखा हुआ है? प्रिसीजन। दूसरा रिकॉल। तीसरा F1 स्कोर। 3 होते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट में यहाँ पर डेटा की चीज़ें होती हैं कि आया कि मेरे पास सैंपल्स कितने, मेरे पास क्लासेस क्या, और क्लास कौन सी लिखी हुई है? 0 और 1। तो इसका कुछ सिनेरियो होगा कि 0 और 1 क्या है। और यहाँ पर इसका मतलब है ज़ीरो की तादाद कितनी है? 3863। और 1 की तादाद कितनी है? 6100। यानी कि 1 की तादाद ज़्यादा है और ज़ीरो की आधी है। सही। अब ये हमें बताएगा कि हमारा जो मॉडल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर इसको देखने के लिए हमारे पास हमारा डेटा होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले आते हैं डेटा पे, कि हमारे पास डेटा कौन सा यूज़ कर रहे हैं और वो सिनेरियो क्या है। सही। तो यहाँ पर आकर मैं क्लासिफिकेशन पे आता हूँ। मशीन लर्निंग, ML एल्गोरिथम्स, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। देखो हमारे पास फेनटैक कंपनी एक डेटा, जिसका सिनेरियो कुछ है, और वो क्या करना चाहती है, उसमें मैंने समझाते वक्त भी कुछ चीज़ें तुमसे डिस्कस कर ली हैं कि वो ऐसा क्या सिनेरियो बन सकता है हमारे पास कि वो एक मॉडल बनाना चाह रही है। सही। अब मॉडल क्या बनाना चाह रही है, देखो सबसे पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है। टाइटल क्या है, कंपनी का टारगेट क्या है। लेट सपोज तुम्हारी कंपनी चला रहे हो तुम, और तुम क्या बोल रहे हो, डायरेक्टिंग कस्टमर्स टू सब्सक्रिप्शन थ्रू ऐप बिहेवियर एनालिसिस। यानी कि ऐप हमारा, ऐप का कुछ बिहेवियर होगा, यूज़र आ रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है चीज़ें, वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। अब उससे हम ये गेट कर पाएँ कि हमें इसको ऑफ़र देनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। या और ये कैसे होगा? ये होगा कि अगर वो हमारे फ्री ट्रायल पे, एक फ्री ट्रायल होता है ना हर जगह, तुम देखते हो वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री ट्रायल देते हैं। वो क्यों देते हैं? कि भाई पहले विजिट कर लो, एक्सपीरियंस कर लो, और फिर क्या करो, रजिस्टर करो। तो फ्री ट्रायल के बाद कोई नहीं हो रहा, तो उसका मतलब क्या है, वो नॉट इनरोल्ड स्टेट पे चला गया। और एक जो है वो फ्री ट्रायल के बाद रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसका मतलब है वो कहाँ चला गया, इनरोल्ड पे। तो वो जो तुम्हारे पास क्लासेस हैं, आप खुद बताओ ये क्लासेस क्या हैं। अब समझ में आ गई कहानी की, डेटा सेट दो ही चीज़ों पे घूम रहा है, दो क्लासेस पे। नॉट इनरोल्ड 0, और 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इनरोल्ड। तो यही हमारे कंपनी का डेटा, और उसमें ये है। तो अब क्या होगा कि मॉडल कब टारगेट होगा, मॉडल चलेगा कब, जब तुम्हारे पास तुम्हारा जो है वो नॉट इनरोल्ड होता है। तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि अगर नॉट इनरोल्ड है तो ऑफ़र चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? एक एप्लीकेशन है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने फ्री ट्रायल यूज़ किया, इनरोल्ड हुआ। अब मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि भाई ये तो इनरोल्ड हो गया। सही। इनरोल्ड हो गया तो कोई ऑफ़र नहीं जाएगी। हाँ, अगर मॉडल प्रिडिक्ट करता है उसके एनालिसिस से,
उसने 2 घंटे इस्तेमाल किया और मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया, तो कंपनी पीछे अपना काम कर देगी कि भाई ऑफर लॉन्च करनी है, सही। तो ऑफर लॉन्च करने के लिए वो कब करेगा, जब मॉडल प्रिडिक्ट करता है नॉट एनरोल्ड पे, सही। तो वो चीज़ क्या होगी, एप्लीकेशन हमारे पास सारी चीज़ें, अब देखो इसकी एप्लीकेशन वैसे नहीं बनेगी। रिग्रेशन में हमने क्या बनाई थी एप्लीकेशन, कि इंस्ट्रक्टर क्या डाल रहा है, उसकी अटेंडेंस, आवर्स स्टडीड, सब कुछ डाल रहा है और एक प्रेडिक्ट करके दे रहा है। अब ये चीज़ें जो ऐसी हैं, इसमें हमें डेटा खुद ही गेट करवाना है एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन चल रही होगी और मॉडल कॉल हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बाकायदा बना रहे हैं बॉक्सेस फील्ड और उस पर हम इनपुट कर रहे हैं और फिर प्रेडिक्ट करके दे रहे हैं, वो हमारे पास मॉडल इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होगी। तो देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें स्टोर्ड हो रही हैं। पहले तो डी एफ डॉट शेप देखा, अब ऊपर सारी चीज़ें तुम्हारे पास वही पुरानी है कि हमारे पास एक फिनटैग का ऐप डेटा पूरा CSV फाइल है जिसमें डेटा रखा हुआ है, उसको रीड करना है और ऊपर कुछ क्लासेस इंपोर्ट करनी है, कौन सी, मैट्रिक्स की, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, सही। और ऊपर हमारे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वही है, सब सेम केसेस हैं। नीचे हमारे पास देखो डेटा आता है, तो हमारे डेटा में 12 कॉलम्स हैं और 50,000 डेटा है पूरा, बहुत है। 50,000 लर्निंग के लिए बहुत होता है। और हेड में चेक किया तो देखो क्या हुआ, पहली पहली चीज़ क्या है, यूज़र, यूज़र की आईडी, एप्लीकेशन का बिहेवियर है, पहली दफ़ा कब ओपन किया, फर्स्ट ओपन, तो क्या आ रही है, डेट और टाइम आ रही है। डे ऑफ वीक, यानी कि वीक में कितनी दफ़ा ओपन किया है, खोल रहा है, यही लर्निंग होगी ना, कितने घंटे यूज़ किया एप्लीकेशन को, कितनी एज वाला बंदा है, और स्क्रीन लिस्ट कौन कौन सी है, यानी कौन कौन सी स्क्रीन्स को विजिट कर रहा है, बात समझ में आ रही है। और नंबर ऑफ स्क्रीन्स कितनी यूज़ करी हैं उसने। गेम, कुछ ऐप्स में होता है कि गेम सपोर्ट कर रही होती, तो मिनी गेम, यूज़ प्रीमियम फीचर्स कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये हमारा टारगेट वेरिएबल है क्या, इनरोल्ड, क्या आया कि वो इनरोल्ड हो रहा है। अब ये प्रीवियस डेटा है, कुछ डेटा होगा तो हम प्रेडिक्शन करवा सकते हैं ना, मॉडल को बता सकते हैं भाई ये डेटा लो, ये पुराने कस्टमर्स का है, अब नया जो आया उस पर प्रेडिक्ट करो, हमें इम्प्रूव करनी है अपनी एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर ये हमारे पास ज़ीरो है कि भाई अगर ऐसा होता है तो वो नहीं हो रहा है, नॉट एनरोल्ड है। और हमारे पास यहाँ पर अगर 1 है तो इसका मतलब एनरोल्ड है। और इनरोल डेट क्या आ रही है कि भाई कब इनरोल्ड हुआ, सही। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं जिसमें हमारा सारा काम हो रहा है। और लाइक्ड क्या है, अगर लाइक किया है तो इसका मतलब है वो कर रहा है प्रेफरेंस। तो देखो लॉजिकल डेटा है, जब उसने कुछ भी नहीं यूज़ किया ना प्रीमियम फीचर किए, तो ज़ाहिर है प्रिडिक्शन क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, नॉट इनरोल्ड होनी चाहिए। ना लाइक किया उसने, जहाँ उसने लाइक किया और प्रीमियम फीचर यूज़ किया और मिनी गेम इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ पर भी नॉट एनरोल्ड। तो वो चीज़ें सिनेरियो सब चल रहा है, सही। अब देखो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, डेटा हमारे पास आता है तो पहला स्टेप क्या होता है, बताओ मुझे, पहला स्टेप क्या होना चाहिए। डेटा मैंने ले लिया, डेटा एक्सप्लोरेशन कर ली, उसके बाद पहला स्टेप क्या लर्न करते हुए आए हम बार बार, कि मॉडल ट्रेनिंग से पहले क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मॉडल ट्रेनिंग से पहले क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करने तो ऐसे तो नहीं आएंगे, डेटा क्लीनिंग करते हैं। और वो डेटा क्लीनिंग किसका पूरा पार्ट है, लिखा हुआ भी है टाइटल ऊपर, डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग पहले ज़रूरी है। और उसमें क्या चीज़ें, देखो अब डेटा टाइप्स आई हैं, सबसे पहली चेक की डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अब देखो फर्स्ट ओपन पे क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पर क्या है ये, फर्स्ट ओपन पे क्या लिखा हुआ, मतलब क्या रिकॉर्ड है इसके अंदर, डेट और टाइम। तो उसका मतलब है यहाँ क्या होनी चाहिए, डेटा टाइप डेट और टाइम की होनी चाहिए, सही। तो यही चीज़ें डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होती है। डे ऑफ वीक सही है, आर्स लिखा हुआ है। अब आर देखो क्या होना चाहिए, आर स्ट्रिंग में, लेकिन होना किस में चाहिए, नंबर में होना चाहिए, यानी कि इंटीजर। एज सही है, स्क्रीन लिस्ट, नंबर ऑफ। अब स्क्रीन हमने एक और चीज़ सीखी है कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट होता है पूरा, ये तो काउंट ही नहीं होता एल्गोरिथम में,
किस में चाहिए होता है, नंबर्स में चाहिए होता है। तो अब इतने बड़े टेक्स्ट स्क्रीन्स अलग अलग हैं, एक टेक्स्ट नहीं है ये, तो ये हमारे लिए इजाफी चीज़ है, ये हमारे मॉडल को कोई हेल्प नहीं करेगी। सही। तो ये चीज़ें हमारे पास नंबर ऑफ स्क्रीन्स आ रही हैं। तो इसी को देखते हुए देखो इनरोल डेट में भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, डेट टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ देखो टारगेटेड क्या है, टारगेटेड वही दो चीज़ें, फर्स्ट ओपन और इनरोल डेट को क्या करना है, डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। और कैसे कर रहे हो, टू डेट टाइम का फंक्शन अप्लाई करके। सही। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये तुम्हारे डेटा को अपडेट करेगा, यानी कि जो भी तुम्हारे पास तुम्हारी डेटा टाइप है उसको अपडेशन तुम्हारे इसी में करेगा। तो पहला स्टेप ये हो गया, और फिर चेक कर लिए तो देखो क्या हुआ, कन्वर्जन हो गई डेटा टाइप के, भाई जो ऑब्जेक्ट था वहाँ डेट टाइम आ गया। सही। ये हो गया पार्ट। अब फिर उसके बाद हमारे पास देखो क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू फीचर टाइम टू एनरोल, यानी कि हम इससे कैलकुलेट करवा सकते हैं कि हमारा एनरोल टाइम क्या है एग्जैक्ट, फर्स्ट ओपन और एनरोल डेट को पहली दफ़ा कब खोला और एनरोल्ड कब किया। तो मैं माइनस कर दूं अगर दोनों को, तो हमारे पास एक लॉजिकल रीजनिंग आंसर आ जाएगा कि भाई उसने हमारे पास क्या टाइम था, कब एनरोल्ड किया था। तो देखो क्या कर रहे हो, एनरोल डेट जो है उसको माइनस कर रहे हो किससे, फर्स्ट ओपन से। तो यहाँ पर और कन्वर्जन किस में देख रहे हो, देखो डी टी डॉट टोटल सेकेंड्स, टोटल सेकेंड्स में हमारे पास यहाँ पर जो भी कन्वर्जन होगी वो तुम्हारे टाइम टू एनरोल में आ जाएगी, यानी कि नई फील्ड बन रही है। और इसको क्या बोलते हैं, फीचर इंजीनियरिंग, कि एक नई फील्ड का इजाफा कर रहे हो। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। और देन तुम्हारे पास तुम्हारी लोकेशन से तुमने क्या किया, तुम्हारा जो नल वैल्यूज़ हैं उसमें जहाँ पर भी ज़ीरो है उसको, जहाँ पर भी खाली नल वैल्यूज़ हैं वहाँ पर ज़ीरो फिल कर दिया, यानी कि जहाँ पर भी नल आ रही है, जहाँ पर भी हो रहा है, नल किस लिए आ रही है, क्यों चेक कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है इनमें कहीं पर नल हो, कहीं पर हमारे पास नल वैल्यू हो तो वहाँ माइनस नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ क्या कर दिया, ज़ीरो फिट कर दिया। सही। तो ये चीज़ हमारे पास हो गई पहली चीज़ कि एक फ़ीचर ऐड हो गया। और एक जो हम देख कर आए थे एरर, वो क्या था कि हमें आर को किस में कन्वर्ट करना था, स्ट्रिंग से इंटीजर में। तो हमारे पास यहाँ पर कन्वर्जन हो रही है कि भाई स्ट्रिंग जो डेटा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। और फाइनल अगर दोबारा देखोगे तो हमारे पास देखो टाइम टू इनरोल एक फ़ीचर आ गया, फ्लोट में आ गया है, और इनरोल डेट भी कन्वर्टेड है, और हमारे पास जो आवर्स का था वो भी नंबर में कन्वर्टेड। और यहाँ जो फीचर्स हमें लगता है कि भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, तो वो देखो क्या क्या हटा रहे हो। अब मुझे इन दोनों का बताओ, ये क्यों हटा रहे हो दोनों, ये क्यों हटा रहे होंगे, इनरोल डेट और फर्स्ट ओपन, इस पे तो हमने फोकस किया है, अभी तो उसको हम कन्वर्ट करके आए ऑब्जेक्ट से डेट टाइम। यानी कि जो लॉजिकल डेटा गेट करना था हमने ऊपर टाइम टू इनरोल में डाल दिया। तो इसको भी हम बोलेंगे भाई एज नीडेड, हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको रखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फिर वही लेबल इनकोडर लगा के इसको इनकोड करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कंसिडर ही नहीं करता और ये नंबर तो है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास और दूसरी चीज़ स्क्रीन लिस्ट, ये पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था कि इसको हटाएंगे, और यूज़र आईडी इसको हटा, हमारे पास एक क्लीन प्री प्रोसेस डेटा ये आ गया कि भाई हम ये मॉडल को पास करें और ये हमें मॉडल जो है वो ट्रेन करके एनरोल्ड है या नॉट एनरोल्ड है वो हमें क्या करके दे फाइनल। अब देखो इन्फॉर्मेशन निकाल ली, सारे जो है इन्फो में डी एफ डॉट इन्फो में हमें पता चल रहा है कि भाई 50,000 है, और क्या है, नॉन नल है, यानी कोई कहीं कहीं पर नल वैल्यू नहीं है हमारे पास, सारे क्लियर हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और देन क्या है तुम्हारा फाइनल, क्या कर रहे हो, सेम काम है जैसे एग्ज़ाम स्कोर और हाउस प्राइजेस में करते हुए आ रहे हो कि वाई एक्स में से क्या हटा दिया, एनरोल्ड को हटा दिया और वाई में डाल दिया। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिटिंग हिफ्ज हो जानी चाहिए अब तो 80-20% की, वो हमने करी, और हमारा जो हम मॉडल का समझ के आए थे उसको ट्रेन करवा के दे दिया। सिंपल सा मॉडल डॉट फिट किया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन,
और प्रेडिक्शंस में हमने यहाँ पर ये प्रेडिक्शन दे दी मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और उस पर हमने दो चीज़ें निकाली ऊपर जो इंपोर्ट करी थी, एक्यूरेसी स्कोर और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। अब उसके अंदर देखो क्या चीज़ें, जैसे हम याद है ये कहाँ यूज़ कर रहे होते थे हम रिग्रेशन में, बताओ मुझे। रिग्रेशन में हम फाइनल एक डायग्राम बनाते थे, किस पे बनाते थे वो, एक होती थी ना डॉट वाली डायग्राम, लाइन बनी हुई होती थी डॉट, उस पर मैं बोलता था ये करीब आएंगे डॉट तो सही है, दूर होंगे तो क्या था वो, कौन सा प्लॉट होता था, सब भूल है, कुछ पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, ना याद रहता है कुछ। स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट में क्यों याद दिला रहा हूँ, इसलिए कि उसमें देखो यही चीज़ें बताई थी मैंने पास करने की, वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट। वाई टेस्ट एक्चुअल डेटा है और वाई प्रेडिक्शन जो हमारा एल्गोरिथम प्रेडिक्ट कर रहा है। तो एक्यूरेसी स्कोर निकला, कितना निकला देखो 0.73, यानी कि 63 हमारे पास, 63 नहीं 73 हमारे पास फीसद एक्यूरेसी आ गई। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में जो मैंने वहाँ दिखाया था वही देखो दे रहा है, रिटर्न कर रहा है। प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और सपोर्ट। ये भी बहुत आसान है, सपोर्ट मैंने समझा दिया। F1 स्कोर बहुत आसान अंदाज है समझने का कि तुम्हारे पास देखो तुम खुद बता सकते हो मुझे, ये परसेंटेज है, इसको कंसिडर कर लो, ये परसेंटेज है, परफॉर्मेंस परसेंटेज। तो अब मुझे बताओ ये एल्गोरिथम किस पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देख के बता सकते हो तुम F1 स्कोर, बताओ कौन सी क्लास पे ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है। यहाँ आ रहा है ना भाई 0.64 किस पे आ रहा है, 0 पे, यानी कि नॉट एनरोल्ड। और 1 पे क्या आ रहा है 0.79, 1 पे ज़्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है। और उसका रीज़न क्या है, क्लास इम्बैलेंस, यानी कि 0 का रेशो क्या है, कम है, यानी कि लर्निंग में उसको 0 नहीं मिल रहा, उसको 1 ज़्यादा मिल रहा है। तो वो प्रेडिक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से दे रहा है कि भाई 0.64 क्या है, ये परफॉर्मेंस है कि ये कम हो रही है। और रिकॉल क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है, ये तुम्हें समझना ज़रूरी है कि प्रिसीजन और रिकॉल क्या है। तो प्रिसीजन और रिकॉल में डिफरेंस ये होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, वो भी यही बता रहा है जो यहाँ पर है ना, वही चीज़ है यहाँ पर कि भाई मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ 0 पे और कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ 1 पे, सही। और ये है तुम्हारे पास कि कितना करेक्ट हूँ मैं, एसवीसी कितना करेक्ट है, वो ये बता रहा है कि भाई 60% सिर्फ ये 0 को गेट कर पा रहा है और 82% किसको गेट कर पा रहा है 1 को। यानी कि घुमा फिरा के तुम्हारे पास हर जगह से एक ही चीज़ रिजल्ट नज़र आ रहा है कि परफॉर्मेंस तुम्हारे पास 1 पे 82% है और यहाँ पे 60 है। और इसको आइडिया फाइनल देखने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा होता है, क्या होता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्यों नाम है, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला ही है। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास कुछ ऐसे होता है, क्या है कि हमारे पास यहाँ 4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं और इन 4 बॉक्सेस में कुछ चीज़ें हैं। ये समरी है कि आया कि वो कितने गलत कर रहा है और कितने सही कर रहा है, सही, कितनी प्रेडिक्शन गलत हो रही है और कितनी सही हो रही है, कितने सैंपल का गलती का रेशो है, तो वो सब ये बता रहा है। और टाइटल देखो क्या क्या लिखे हुए हैं, वही लिखे हुए हैं, नॉट एनरोल्ड और एनरोल्ड। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, नॉट एनरोल्ड और एनरोल्ड, यानी कि उसको वो समझ लो बॉक्स है कि वो कंपेयर करके यहाँ पर सारी चीज़ें बता रहा होगा। तो यहाँ पर सैंपल्स का रेशो है, यहाँ कितना है 2319 और यहाँ पर कितना है 5052। तो अब ये 5052 और 2319, इसके लिए हम डायग्राम यहाँ पर खोलते हैं और इसमें देखो टाइटल्स नज़र आएंगे तुम्हें। मैंने यही क्यों पढ़ के बताया तुम्हें कि यहाँ 2300 और यहाँ पर, क्योंकि देखो ये कनेक्टेड है, क्या लिखा हुआ है, ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव।
और यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। और इसको अगर ऐसे समझो तो यहाँ देखो क्या है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव क्या है, यूजर्स करेक्टली प्रेडिक्टेड एज एनरोल्ड, यूजर्स करेक्टली प्रेडिक्टेड एज नॉट एनरोल्ड। ट्रू का मतलब होता है कि करेक्शन कितनी है, फॉल्स का मतलब होता है ये गलतियाँ कितनी है एल्गोरिथम की। बात समझ में आ रही है? तो टीपी और टीएन क्लासेस की बात हो रही है। टीपी का मतलब है पॉजिटिव क्लास, टीएन का मतलब है नेगेटिव क्लास। पॉजिटिव क्लास क्या है, एनरोल्ड, और नेगेटिव क्लास क्या है, नॉट एनरोल्ड। तो अब वो कितना करेक्ट कर रहा है वो बता रहा है। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर देखो करेक्शन वाली चीज़ है। अब मुझे बताओ ये क्या है, 5052 को क्या फिट करोगे, क्या बोल के स्टेटमेंट दे के बोलोगे कि भाई एसवीसी जो है वो क्या कर रहा है, 5052 क्या कर रहा है, क्या ट्रू प्रेडिक्ट कर रहा है, कौन सी कैटेगरी को, एनरोल्ड वाली। और 2319 नॉट एनरोल्ड वाली को ट्रू प्रेडिक्ट कर रहा है। यानी कि सही काम जो कर रहा है वो इतने सैंपल्स पे कर रहा है। और एरर रेशो क्या है, ये है। यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास ये 1085 और 1544, यानी कि यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। यानी कि एनरोल्ड को गलत कितना बता रहा है, इतने सैंपल्स हैं जो गलत जा रहे हैं। और नॉट एनरोल्ड को गलत कितना बता रहा है, इतने सैंपल्स हैं जो गलत हो रहे हैं। तो अभी भी अगर तुमसे कोई बोले कि एसवीसी परफॉर्मेंस अच्छी है इस पे, तो बताओ ये परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। यानी कि हमारे पास तकरीबन 1000 सैंपल्स जो हैं वो मिसमैच हो रहे हैं। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में यही हो रहा है ना, यहाँ 1500 हैं और यहाँ कितने, 1000 हैं। यानी कि इसका मतलब है मैं और इम्प्रोवाइजेशन पे जा सकता हूँ दूसरे एल्गोरिथम्स पे। दूसरे एल्गोरिथम्स में जाके ये चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या कम होना चाहिए। बताओ मुझे सिर्फ इतना सेक्शन याद रखो कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में किसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, कौन से दो पार्ट हैं, दो सेक्शंस हैं जिनको ज़ीरो करने की ज़रूरत है। इस डायगोनल पार्ट को, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। हमारा टारगेट ये होना चाहिए, सिर्फ इतना कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आसान समझने के लिए हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि फॉल्स पॉजिटिव ज़ीरो आ गया, फॉल्स नेगेटिव ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब है मेरा मॉडल सही प्रिडिक्ट कर रहा है, ज़ीरो को भी सही कर रहा है और वन को भी सही कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये कन्फ्यूजन, ये मुश्किल होता है, ये आसान अल्फाज में तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं कैसे याद रख सकते हो। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए भी देखो क्या है, सिंपल सा काम है, वही यूज़ कर रहे हो, हर जगह सेम काम इस्तेमाल हो रहा है, वाई टेस्ट, वाई प्रिडिक्ट, सब जगह। और ये इसकी डिज़ाइनिंग का पार्ट है। एनोटेशन ट्रू कर रहे हो, सीएम पास कर रहे हो यहाँ से, एफएमटी तुम्हारे पास यहाँ डिफाइन हुआ है, यानी कि नंबर्स को डिफाइन करने का तरीका, ये जो सैंपल्स नज़र आ रहे हैं तुम्हें नंबर्स। और यहाँ डी का मतलब है तुम्हारे डिजिट्स, सही, डी रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी मैप का मतलब क्या है कि कलर्स, कलर तुम्हें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का कैसा रखना है। तो ब्लूज का मतलब है वो ब्लू शेडेड कलर रखे हैं, और डिफरेंट कलर रखोगे तो जाहिर सी बात है उसमें डिफरेंट होगा। और एक्स टिक लेबल्स और वाई टिक लेबल्स पे हमने लेबल्स डिफाइन किए, सही। तो इसको करो इम्प्लीमेंट, फिर आगे दूसरे एल्गोरिथम में देखेंगे कि इम्प्रोवाइजेशन कैसे होती है उसकी, तो वहाँ हमें सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये मैं डेटा रख रहा हूँ, डेटा सेट पूरा, इसी पे जो तुम सीक्वेंस से समझाया वैसे ही करोगे।